नमस्ते बच्चों। कल हमने भारत की खोज के अंतर्गत पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास लेखन के लिए साहित्य का अध्ययन किया, पुराने इतिहास का अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने कई स्थानों की यात्राएं भी की, भारत के पहाड़ों, नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही जो पुराने स्मारक थे, इमारतें थीं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज हम ये देखेंगे कि लेखक को इस अध्ययन से क्या लाभ हुआ, वो लेखक यहाँ पर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। क्या कह रहे हैं, क्या लाभ हुआ? कह रहे हैं मुझे जो मैंने अध्ययन किया वो मेरे लिए एक बेस बना, एक आधार बना, और जो मैंने यात्राएं की, जो दौरे किए जगह जगह, उससे मुझे ये लाभ हुआ कि मैं अतीत में इतिहास की तरफ, पुराने समय की ओर देखने की शक्ति मेरे अंदर आई। एक अंतर्दृष्टि मुझे मिली कि मैं पुराने समय की चीज़ों को समझने लगा था, क्योंकि उन्होंने इतनी अधिक भारत की यात्रा कर ली थी, इतनी जगह जा चुके थे और इतना अध्ययन कर लिया था कि अतीत के बारे में बहुत सी बातें लेखक समझने लगे थे। देखिए फिर क्या कहते हैं, मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। वो कह रहे हैं बचपन में जो एक तस्वीर भारत की उनके मन में बनी थी, जितनी जानकारी बचपन में उन्हें थी, उससे एक तस्वीर उनके अंदर भारत की थी पहले से, और अब इतनी यात्राएं, इतने दौरे करने और साहित्य पढ़ने से एक सच्चाई उन सब बातों की उनके अंदर आने लगी थी। क्या कहते हैं आगे देखिए, मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। तो कह रहे हैं मेरे वो पूर्वज, मेरे भारत देश के वो पूर्वज जिनके बारे में मैं लिखना चाहता था, अब वो मेरे विचारों में एक तरह से आबाद हो गए, मेरे विचारों में चलने लगे, और मैं उनसे कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ने लगा, उनके साथ मैं एक जुड़ाव महसूस करने लगा। जब हम किसी के बारे में केवल पढ़ते हैं बच्चों, तो ऐसा कभी कभी कोई जुड़ाव नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा हम उनका अध्ययन कर लें, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, तो उससे कभी कभी हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उसके कुछ दृश्य हमें रुलाते हैं, कुछ हंसाते हैं। तो ऐसे ही लेखक ने भी इतिहास के लोगों की इतनी जानकारी प्राप्त कर ली थी कि उनके दुख दर्द उन्हें दुख दर्द से महसूस होते थे, उनका हंसना रोना, प्रेम करना सब उन्हें समझ में आने लगा था। तो कह रहे हैं इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इन्हीं में कई लोग क्या थे, जानकार लोग भी थे, विद्वान लोग भी थे। तो कहना क्या चाह रहे हैं लेखक कि अध्ययन और यात्राओं ने उनके अंदर भारत की एक तस्वीर स्पष्ट कर दी थी। देखो और क्या बताते हैं, जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध यानी जुड़ा हुआ, उससे संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। तो कह रहे हैं मैंने इतना चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था, इतना मैं महापुरुषों के बारे में जानने लगा था कि मैं अगर अब किसी जगह जाता था और वहाँ से यदि कोई महापुरुष जुड़ा होता था तो उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। उदाहरण दिया है, देखिए इसके लिए उन्होंने, बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। बच्चों आप जानते हैं ना, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो कह रहे हैं जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये ऐसे महसूस होने लगा मानो बुद्ध मेरे सामने अपना उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि इतना मैं उनसे जुड़ाव महसूस करने लगा था। ठीक है, और कुछ उदाहरण वो दे रहे हैं, 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। कह रहे हैं सारनाथ में जाने पर मुझे बुद्ध के 2500 वर्ष पूर्व कहे गए शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, दूर से आती हुई प्रतिध्वनि की तरह वो मुझे लगने लगे, इको की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह मुझे वो आवाज़ लगने लगी। ऐसे ही और भी बता रहे हो, देखिए अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। ऐसे ही सम्राट अशोक का नाम आप सभी ने सुना है। तो उस समय राजा लोग क्या करते थे, अपनी जो विचारों का उन्हें प्रसार करना होता है उन्हें वो पत्थरों पर लिख देते थे, उसे शिलालेख कहा जाता है। तो कह रहे हैं अशोक के जब मैंने शिलालेखों को देखा तो वो पाषाण स्तंभ यानी पत्थर के बने हुए बड़े बड़े स्तंभों की तरह मुझे अशोक के बारे में मानो बताने लगते थे, जो कि खुद एक सम्राट होकर किसी और सम्राट से बड़ा था। आपको पता होगा ना, अशोक ने जब कलिंग के साथ, अशोक एक सम्राट बनने की आकांक्षा में उन्होंने बहुत जगह
युद्ध किया और बहुत से राजाओं को हराया, लेकिन कलिंग में जब उनका युद्ध हुआ तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और युद्ध से उन्हें घृणा हो गई थी। सब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया जिसमें सभी प्राणियों पर दया की जाती है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं अशोक एक ऐसा सम्राट था जो अन्य सम्राटों से अलग और महान था, तो मुझे वो भी वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। जब फतेहपुर सीकरी गए लेखक, तो फतेहपुर सीकरी अकबर भी आप जानते हैं मुगल काल में अकबर एक महान सम्राट रहे हैं, तो अकबर फतेहपुर सीकरी भी अकबर के ही साम्राज्य का एक हिस्सा है। तो फतेहपुर सीकरी जाकर लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा मानो वहाँ अकबर अनेक विद्वानों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। आप जानते हैं ना अकबर के दरबार में नवरत्न थे और अकबर एक बहुत ही सहिष्णु, बहुत ही उदार शासक हुए हैं। भले ही वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में हिंदू और मुस्लिम धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया बच्चों, और एक नया धर्म भी उन्होंने चलाया था, दीन इलाही धर्म। सभी धर्मों के विद्वान, अकबर के नवरत्न कहे जाते हैं, वो सभी धर्मों के विद्वान उनके दरबार में थे। तो लेखक कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी में जाकर मुझे ऐसा लगा मानो अकबर अपने राज्य को भूलकर विद्वानों की सभा में बैठकर उनसे क्या कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है और जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा है। और मानो उसे केवल अपने राज्य से मतलब नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति की जो शाश्वत समस्या है, शाश्वत यानी जो हमेशा चल ही रहता है, तो कह रहे हमेशा होने वाली जो समस्याएं हैं मानो उनका हल अकबर निकाल रहा हो। मुझे फतेहपुर सीकरी जाकर ऐसा महसूस हुआ। तो लेखक के ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं, उसका क्या कारण है? कारण यह है कि उन्होंने इतिहास का इतना अध्ययन कर लिया, इतनी यात्राएं कर ली, इतने दौरे कर लिए कि वो अब इतिहास के लोगों के साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। चलिए आगे देखें। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था भारत का जो लंबा इतिहास रहा है, जो उसकी लंबी झलक रही है, वो उसमें सफलताएं भी होंगी, कुछ असफलताएं भी रही थी, विजय भी थी, पराजय भी थी, लेकिन वो सब मेरे सामने खुलती जा रही थी, यानी स्पष्ट होती जा रही थी चीज़ें। कहने का तात्पर्य कि मैं इतिहास लिखने के लिए तैयार हो रहा था, मेरे अंदर इतिहास लिखने की समझ और पकड़ और दृष्टि पैदा होने लगी थी, आ गई थी, ये वो कह रहे हैं। आगे देखिए। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। कह रहे हैं कि जो भारत की जो संस्कृति है 5000 वर्षों से चली आ रही है, हमने पढ़ा था ना बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमें भारत की सभ्यता शुरू होने के अवशेष मिले हैं लगभग 5000 वर्ष पूर्व के हैं। तो लेखक कह रहे हैं 5000 वर्षों पुरानी जो ये परंपरा भारत की चली आ रही थी, ये मुझे इसमें कुछ विलक्षणता लगती है। विलक्षणता यानी अनोखापन लगता है, ये कुछ अलग लगती है। और वास्तव में बच्चों है भी। भारत ये एक ऐसा देश है जिसमें इतने धर्म और उसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां हैं, और फिर भी एक होकर लोग रहते हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे इस सब में एक बड़ा ही अनोखापन लगता था। विलक्षणता का अर्थ क्या है? अनोखापन, विचित्रता। कह रहे हैं मुझे ये ऐसा प्रतीत होता था। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता पर फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो कह रहे हैं भारत की ये परंपरा पूरी जनता में दूर दूर तक फैली थी और जनता को इस परंपरा ने प्रभावित किया था। तो बच्चों आज हमने जाना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्ययन और भारत की समय समय पर की गई यात्राओं ने उन्हें इतिहास लेखन में किस तरह से मदद की। आप इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बच्चों अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और कल हम पढ़ेंगे कि भारत की पहले कितनी शक्ति थी और अब आकर वो शक्ति क्यों कम होने लगी, उसकी शक्ति की क्या सीमाएं थी। धन्यवाद।